21 Volume 2 Medicine Paper Number 6. A 55-year-old male presents with dark starry stools. Melena है उसको. He is hemodynamically stable and fully conscious. उसके लिए diagnostic colonoscopy plan हुई. Which of the following is the most appropriate anesthetic agent for this procedure? तो colonoscopy हुई है, ठीक है, और he is stable, तो उसके लिए हम जो एनेस्थेटिक ड्रग देंगे दैट विल बी योर प्रोपाफोल, ठीक है। प्रोपाफोल आपके साथ क्या करता है? इट प्रोवाइड्स रैपिड स्मूथ इंडक्शन एंड हैज़ वेरी शॉर्ट रिकवरी टाइम, मेकिंग इट प्रेफर्ड एजेंट फॉर आउट पेशेंट प्रोसीजर इंक्लूडिंग कोलोनोस्कोपी। तो कोलोनोस्कोपी में आपने क्या देना है? प्रोपाफोल देना है। ये ज़रा पढ़ लेते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एनेस्थेटिक्स, ठीक है। तो एनेस्थेटिक का जनरल प्रिंसिपल ये है कि जिस ड्रग की सॉलेबिलिटी कम होगी उसकी रैपिड इंडक्शन और रिकवरी टाइम होगा, जिसकी सॉलेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर आपके साथ एक होता है मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन, जिसे हम मैक कहते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट 50% ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग इन रिस्पॉन्स टू नॉक्शियस स्टिमुलाई, ठीक है। पोटेंसी का फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय मैक। फिर इनहेल्ड एनेस्थेटिक वो हैं जिसके एंड में एन आएगा, एन, ठीक है। इनहेल्ड में एन, डेसफ्लूरेन, हेलोथेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, मीथॉक्सीफ्लूरेन एक्सेट्रा, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी आएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि सेरेब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करवाता है और आईसीपी को भी इंक्रीज़ करवाता है। सेरेब्रल मेटाबॉलिक डिमांड को ये कम करवाएगा। मायोकार्डियल डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और ऑपरेशन के बाद नोज़िया और वॉमिटिंग करवाता है। एडवर्स इफेक्ट इसका है हेपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, प्रो कन्वल्सेंट है, और आपके साथ एक्सपेंशन ऑफ ट्रैप्ड गैस इन द बॉडी करवाता है, बॉडी कैविटी। हेपेटोटॉक्सिक इज़ हेलोथेन, नेफ्रोटॉक्सिस मीथॉक्सीफ्लूरेन, प्रो कन्वल्सेंट में एनफ्लूरेन, एपिलिप्टोजेनिक, ठीक है। और जो एक्सपेंशन ऑफ ट्रैप्ड गैस इन द बॉडी कैविटी करवाएगा दैट इज़ योर नाइट्रिक ऑक्साइड। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पढ़वा रहा हूँ साथ में। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में आपके साथ इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जिसमें आपके साथ इनहेल्ड एनेस्थेटिक और सक्सिनाइल कोलिन इंड्यूस सेवेयर मसल कॉन्ट्रैक्शन या हाइपरथर्मिया होगी, ठीक है। तो ये आपके साथ susceptibility is often inherited as autosomal dominant with variable penetrance। इसमें म्यूटेशन होती है राइनोडिन रिसेप्टर में, जिसकी वजह से कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा। तो इसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं डेंट्रोलिन। तो ये आपके साथ इनहेल्ड थे। अभी आईवी एनेस्थेटिक्स की बात करते हैं। आईवी में थायोपेंटाल, मिडाजोलम, प्रोपाफोल, केटामीन। प्रोपाफोल पे एमसीक्यू आया था कि कोलोनोस्कोपी वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 आपके साथ फैसिलिटेट करते हैं गाबा 1 को। प्रोपाफोल जो है आपके साथ पोटेंशिएट करता है गाबा को। इस पे भी पार्ट 1 ने एमसीक्यू दिया है, ठीक है। मेडाजोलाम फैसिलिटेट करता है, थायोपेंटाल भी फैसिलिटेट करता है गाबा ए को। तो थायोपेंटाल इज़ यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया इंडक्शन शॉर्ट प्रोसीजर्स, ठीक है। ये दूसरा मेडाजोलाम भी एनेस्थीसिया इंडक्शन के लिए, और ये हम एंडोस्कोपी वगैरह के लिए मेडाजोलाम यूज़ करते हैं। कोलोनोस्कोपी के लिए हम प्रोपाफोल यूज़ करते हैं, एंडोस्कोपी के लिए मेडाजोलाम यूज़ करते हैं, ये याद रखें। डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो थायोपेंटाल करवाएगा। हाई लिपिड सॉलेबिलिटी है और इसका इफेक्ट टर्मिनेट होता है बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू द टिश्यूज़ और फैट्स। मेडाजोलाम जो है प्रोसीजर में सिडेशन देता है, तो उसके लिए हम मेडाजोलाम यूज़ करते हैं, और इट कॉजेज़ एनेस्थीसिया इंडक्शन। ये आपके साथ पोस्ट ऑपरेटिव रिस्पायरेटरी डिप्रेशन करवाता है, बीपी को कम करता है, और एंटीरोग्रेड एमनीजिया इज़ कॉज्ड बाय द मेडाजोलाम। प्रोपाफोल पोटेंशिएट गाबा, रैपिड एनेस्थीसिया इंडक्शन, शॉर्ट प्रोसीजर्स, आईसीयू सेडेशन, और ये आपके साथ रिस्पायरेटरी डिप्रेशन और डिक्रीज बीपी करवाएगा। जो केटामीन है एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करवाता है, सिम्पैथोमिमेटिक है,
सेरेब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करवाएगा, ठीक है। और इमरजेंस रिएक्शन पॉसिबल विद डिसओरिएंटेशन, हेलुसिनेशन एंड विविड ड्रीम्स, ठीक है। तो ये चंद एनेस्थेटिक्स थे, आईवी और इनहेल्ड। तो इससे आप थोड़ा आइडिया लगाओ। सिस्टिसार्कोसिस इज़ कॉज्ड बाय, तो सिस्टिसार्कोसिस आपके साथ किस चीज़ से कॉज होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ टीनिया सोडियम, ठीक है। सिस्टिसार्कोसिस आपके साथ होता है ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ टीनिया सोडियम की वजह से, सही है। अच्छा, अभी इसके बाद जो है लोकल एनेस्थीसिया हमने छोड़ा था। लोकल एनेस्थीसिया में आपके साथ ईस्टर्स और एमाइड्स आते हैं, जिसमें प्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, क्लोरप्रोकेन आता है। लाइडोकेन जो 2 आइज़ आते हैं, जिसमें 2 आइज़ आते हैं लाइडोकेन, मेपिविकेन, बुपिविकेन, रोपिविकेन, प्राइलोकेन, ये सारे अमाइड्स हैं। और एक आई आता है, वो ईस्टर्स होते हैं। इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। और उसके जब ये बाइंड करते हैं तो ये आपके साथ ब्लॉक न्यूरो ट्रांसमिशन करवा देते हैं, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमिशन को ब्लॉक करवा देते हैं। अच्छा, कैन बी गिवन विद वेजो कंस्ट्रिक्टर्स, और इन इन्फेक्टेड एसिडिक टिश्यूज़ हम इसको देते हैं। ये कैन नॉट alkaline anesthetic are charged and cannot penetrate membranes effectively, need more anesthetic power। तो इसमें पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, ये सारी चीज़ें लॉस होगी। माइनर सर्जिकल प्रोसीजर स्पाइनल एनेस्थीसिया में देते हैं आपके साथ। सीएनएस एक्साइटेशन कार्डियोटॉक्सिक है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, एरिथमियाज, मेथमग्लोबिनीमियाज, ठीक है। प्राइलोकेन के बारे में एमसीक्यू है पार्ट 1 में कि प्राइलोकेन इज़ एसोसिएटेड विद मेथमग्लोबिनीमियाज। कोकेन एरिथमियास कॉज करवाएगा। बुपिवोकेन कार्डियोटॉक्सिक है। ये तीनों आपके साथ पार्ट 1 के एमसीक्यू है, ठीक है। बुपिवोकेन कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करवाता है, कोकेन एरिथमियाज हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, और प्राइलोकेन मेथमग्लोबिनीमिया। तो ये 3 एमसीक्यूज़ भी पार्ट 1 में आए हैं, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर पिक्चर था। इसके बाद जो है आता है ये वाला, सिस्टिसार्कोसिस इज कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ टीनिया सोडियम। तो इस टीनिया में अक्सर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आपके साथ रॉ टैपवॉर्म कौन सा है, हुकवॉर्म कौन सा है, ठीक है। तो टीनिया सोडियम के बारे में आप जानो कि इट इज़ इंटेस्टाइनल टैपवॉर्म। ये क्या करेगा? ये आपके साथ इट डिजीज़ क्या कॉज करवाता है? सिस्टिसार्कोसिस, न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस, ठीक है। टैपवॉर्म, इंटेस्टाइनल टैपवॉर्म जो है, ये जब आप इंजेस्ट करते हो लार्वा ऑफ अंडर कुक्ड पोर्क को, तो इसकी ट्रीटमेंट में हम प्राजिक्वांटिल देते हैं। सिस्टिसार्कोसिस की ट्रीटमेंट भी हम प्राजिक्वांटिल देंगे। न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस के लिए हम अल्बेंडाजोल ऐड करते हैं, ठीक है। सिस्टी और न्यूरोसिस्टी में आपके साथ इंजेक्शन ऑफ एग इन द फूड कंटेमिनेटेड विद ह्यूमन फीसिस, वो आएगा। पेराडाइफाइलोबोथ्रियम लेटम के बारे में भी एमसीक्यू आया है कि विटामिन B12 डिफिशिएंसी इसके साथ एसोसिएटेड होती है, और इसमें इंजेक्शन ऑफ लार्वा इन द रॉ फ्रेश वाटर फिश होगा। इसमें भी हम प्राजिक्वांटिल इज़ ग्रेटर देन निक्लोसमाइड देंगे। फिर ये एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस है, ठीक है। अच्छा, ये न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस का ये आप देख लें, ये आपके साथ ब्रेन में इस तरह की लीजन्स कॉज करवाता है, ठीक है। तो ये न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस है, जिसमें सिस्टिक सीएनएस लीजन्स और सीजर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस के बारे में इन्होंने ये दिया है कि इसमें आपको के साथ जो लिवर होता है ना, तो उसमें आपको हाइड्रेटेड सिस्ट्स मिलते हैं, ठीक है। एग शेल कैल्सिफिकेशन भी इसे हम कहते हैं, और सिस्ट रप्चर एंड कैन कॉज एनाफाइलेक्सिस। ये इंजेक्शन ऑफ एग्स इन द फूड फ्रॉम कंटेमिनेटेड विद डॉग फीसिस, उन एग से होगा जो फूड डॉग फीसिस से कंटेमिनेट होगा। और शीप इसमें इंटरमीडिएट होस्ट है। ये भी पार्ट 1 का एमसीक्यू है। इसके लिए हम अल्बेंडाजोल देते हैं।
तो ये सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं ये सारे पार्ट वन के एमसीक्यूज़ में दिए गए हैं, ठीक है। प्राजिक्वांटिल हम इसमें देते हैं, ये बहुत फेमस पार्ट वन का एमसीक्यू है। अल्बेंडाजोल हम देते हैं, ये एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस हाइड्रेटेड सिस्ट में, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और कई दफ़ा आया है पार्ट वन में। B12 इज़ एसोसिएटेड विद डाइफाइलोबोथ्रिम लैटम, तो ये भी पार्ट वन में आया है, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी आया है। न्यूरोसिस्टिक में अल्बेंडाजोल लेते हैं, ये भी आपके साथ पार्ट वन में आया है। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आई थॉट आई शुड डिस्कस विद यू पीपल, ठीक है। तो सिस्टिसार्कोसिस कॉज होता है इंजेक्शन ऑफ टीनिया सोडियम की वजह से। 30-year-old woman presents with fever, lower abdominal pain, cervical motion tenderness, pelvic ultrasound में आपको सल्फेंजाइटिस नज़र आ रहा है। सल्फेंजाइटिस ओवरी की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, जिसमें आपको मिलता है सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो ये एपिथेलियम्स मैंने आपको पहले भी कहा है। वल्वा में आपके पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होता है, वेजाइना में आपके पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड होता है। Vulva is the outer portion and vagina is the inner tube. Ectocervix में stratified squamous होगा नॉन कैरेटिनाइज्ड। ट्रांसफॉर्मेशन जोन में आपके साथ स्क्वेमोकुलमनर जंक्शन जो है कॉमन साइट फॉर सर्वाइकल डिस्प्लेजिया एंड कार्सिनोमा, और उसका सैंपल हम करते हैं पेप्समियर से। एंडोसर्विक्स में कोलमनर एपिथेलियम होगा सिंपल। यूट्रस में सिंपल कोलमनर with straight tubular glands in proliferative phase, coiled glands in secretory phase। तो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम होता है, स्ट्रेट ट्यूब्स आपको प्रोलिफरेटिव फेज में मिलते हैं, कॉइल्ड ग्लैंड आपको सिक्रेटरी फेज में मिलेंगे। फेलोपियन ट्यूब में आपके साथ सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सिलिएटेड प्लस सिक्रेटरी सेल्स होता है, और ओवरी में आपके साथ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। फिर इसके बाद डिसऑर्गेनाइज्ड इर्रेगुलर ग्रोथ विद इरिवर्सिबल चेंजेस, तो आपके साथ इरिवर्सिबल ग्रोथ की बात आ जाए, डिसऑर्गेनाइज्ड है प्लस इरिवर्सिबल चेंज है उसमें, दैट इज़ एनाप्लेजिया। डिस्प्लेजिया इज़ रिवर्सिबल, डिस्प्लेजिया इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड बट इट इज़ रिवर्सिबल, एनाप्लेजिया इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड बट इट इज़ irreversible। A patient presents with in neurology OPD with sudden jerky and purposeless movement of the limb with positive family history due to lesion of, तो उसको सडन जर्की पर्पसलेस मूवमेंट है, तो ये कॉर्डेट कोरिया है, इसको कोरिया हुई है, वो कॉर्डेट का न्यूक्लियस है। कोरिया में सडन क्विक जर्की मूवमेंट्स होते हैं, एथिटोसिस में स्लो रेथिंग मूवमेंट्स होते हैं। स्लो मूवमेंट्स एथिटोसिस, कोरिया में सडन जर्की मूवमेंट्स लिखना है। हेमीबेलिस्मस का मतलब है सब थैलेमिक न्यूक्लियस में लीजन है। Glucose undergoes glycolysis in the cytoplasm, which molecule is ultimately produced that enters the Krebs cycle in the mitochondria। तो ग्लूकोज आपके साथ undergoes glycolysis in the cytoplasm, तो इससे फिर आपके साथ बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। which molecule is produced that enters the Krebs cycle, तो ग्लूकोज से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है जो आपके साथ Krebs साइकिल में एंटर करता है, ठीक है। In urea cycle, one nitrogen come from histidine and other come from which of the following? यूरिया साइकिल में एक नाइट्रोजन हिस्टिडीन से आता है और दूसरा आपके पास आता है फ्रॉम एस्पार्टेट, ठीक है। पेशेंट CVP is found to be elevated, central venous pressure elevated है, which condition was most likely cause an increase in CVP? तो increase in CVP is due to decreased venous compliance, ठीक है। venous compliance डिक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से CVP इंक्रीज़ होगी। Which mitochondrial complex is primarily inhibited by the carbon monoxide? तो कार्बन मोनोऑक्साइड कम्प्लेक्स 4 को आपके साथ इनहिबिट करता है, जिसमें साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है। तो इसका भी एक बहुत अच्छा डायग्राम है, फर्स्ट एड में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा आया है। तो ये आपके साथ है कम्प्लेक्स 1, ये कम्प्लेक्स 2 है जिसमें FADH is converted into FAD, कम्प्लेक्स 1 में NADH is converted into NAD+, कम्प्लेक्स 3 में आपके साथ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंजाइम होता है 3 और 4 दोनों में, ठीक है। और ये है कम्प्लेक्स 5, तो कम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है रोटिनोन और मेटफॉर्मिन, ठीक है। कम्प्लेक्स 2 को इनहिबिट कोई नहीं करता, लेकिन इसमें सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है।
कम्प्लेक्स 3 इज़ इनहिबिटेड बाय एंटामाइसिन, तो ये आपने याद रखना है। कम्प्लेक्स 4 को एसाइड साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी यहाँ पे एमसीक्यू आया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके साथ कौन से कम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है, दैट इज़ योर कम्प्लेक्स 4। और जो कम्प्लेक्स 5 है उसको ओलिगोमाइसिन जो है आपके साथ इसको इनहिबिट करता है। तो इसमें आपने ड्रैको, ड्रैको आप याद रख सकते हो, ये 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल एस्पिरिन ओवरडोज, ये भी आप दे सकते हो इस पाथवे में, लेकिन आप इसको याद रखो ड्रैको में आर से रोटिनोन है, मेटफॉर्मिन है, ठीक है, ए से एंटामाइसिन, दूसरे ए से एजाइड साइनाइड CO और फिर ओलिगोमाइसिन, ठीक है। तो ये आपके साथ डिफरेंट पाथवेज हैं। रोटिनोन में 1 आता है तो ये कम्प्लेक्स 1 इनहिबिट करता है। एंटीमाइसिन को आप एंथ्रीमाइसिन से याद रखो, तो एंथ्रीमाइसिन इस कम्प्लेक्स 3 इनहिबिटर। साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड, तीनों एजाइड सारों में एंड में आइड्स आता है, तो आइड्स इज़ अ 4 वर्ड, तो इसको आप कम्प्लेक्स 4 से याद रखो। तो ये इन्होंने कुछ निमोनिक्स दिए हैं, ठीक है, ये आपके साथ कम्प्लेक्सेस हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्ट 1, ठीक है। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी थी तो मैंने आपके लिए वहाँ से एक्सप्लेन कर दिया। विच टाइप ऑफ एस्ट्रोजन इज़ प्रीडोमिनेटली प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोड्यूस करता है योर ईस्ट्रायोल। प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ईस्ट्रायोल, पोटेंसी में सबसे ज़्यादा पोटेंसी होती है ईस्ट्राडायोल की। ईस्ट्रायोल की सबसे लेस पोटेंसी होती है, इट इज़ वेरी लेस पोटेंट, दैट्स वाई इट इज़ रिलीज मोस्टली इन द प्रेगनेंसी, ठीक है। पोटेंसी में ईस्ट्राडायोल, देन ईस्ट्रोन और देन ईस्ट्रायोल, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स मोर देन ईस्ट्रोन है एंड इट इज़ 100 टाइम मोर देन ईस्ट्रायोल पोटेंसी। ईस्ट्राडायोल स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, ठीक है। ईस्ट्राडायोल आपके साथ प्रेगनेंसी में होता है और ईस्ट्रोन आपके साथ जब पोस्ट मीनोपॉजिली आपके साथ ईस्ट्रोन होगा। इन हाईली सेंसिटाइज्ड एस्थमा पेशेंट विच सेल इज़ in the alveoli does the allergen initially attach to, तो कौन which cell in the alveoli does the allergen initially attach होता है मास्ट सेल के साथ। एस्थमा है, एलर्जिक रिएक्शन है, तो एलर्जिन क्रॉस लिंक IgE to mast cell causing degranulation and bronchospasm. For a patient awaiting kidney transplant, which tissue is best for HLA typing, तो लास्ट पेपर में पढ़ा है बेस्ट टिशू इज़ योर WBC। HLA में आपके साथ बेस्ट टिशू इज़ WBC। इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर ट्रांसप्लांट HLA टाइपिंग है। बेस्ट ब्लड सेल फॉर HLA सैम्पलिंग इज़ WBC। बेस्ट साइट की बात आ जाए तो उसमें आपने बकल म्यूकोजा, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। बेस्ट टिशू की बात आ जाए तो उसमें आपने बोन मैरो लिखना है, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ें आप याद रखनी है, इसमें वर्ड्स के लिए आपने बहुत केयरफुल रहना है। अ पेशेंट अंडरवेंट टर्मिनल इलियम रिसेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली नॉट एब्जॉर्ब, तो टर्मिनल इलियम में बाइल एसिड एब्जॉर्ब होता है और आपके साथ जो टर्मिनल इलियम रिसेक्शन हुई है, अभी इलियम नहीं है, तो बाइल सॉल्ट आपके साथ नहीं रीएब्जॉर्ब होगा ना, मेनली आपके साथ B12 और बाइल सॉल्ट को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा गौर से आपने पढ़ना है। विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन टर्मिनल इलियम में होता है। इलियम रिसेक्शन इंक्रीजेज वाटर कंटेंट इन फीसिस, डिक्रीज बाइल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन। आयरन और कैल्शियम ड्यूडिनम में एब्जॉर्ब होते हैं। मैक्सिमम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन जूजिनम में होती है। मैक्सिमम वाटर एंड सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन भी जूजिनम में होगी। पैसिव वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अल्डोस्टिरोन इंडिपेंडेंट, जो अल्डोस्टिरोन डिपेंडेंट है वो कोलॉन में होगी, उसमें एक्टिव वाटर और सॉल्ट सॉल्ट एब्जॉर्प्शन होगी। अल्डोस्टिरोन डिपेंडेंट कोलॉन और इंडिपेंडेंट में आपने जुजुनम लिखना है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड में जुजुनम लिखना है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन में कोलॉन लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। फॉलिक एसिड आपके साथ जुजुनम में एब्जॉर्ब होता है। 38-year-old HIV man is started on new antiretroviral regimen
2 weeks later, he presents with severe epigastric pain radiating to the back, nausea and vomiting. लैब में आपके साथ amylase and lipase more than 3 times है. Which drug in his regimen is most likely to cause this symptom? तो कौन सा एंटी एच आई वी ड्रग है जो आपके साथ पैंक्रेटाइटिस करवाता है? दैट इज़ योर डाईएडिनोसिन. ठीक है, डाईएडिनोसिन पैंक्रेटाइटिस करवाता है. जाइडोविडीन आपके साथ मैरो सप्रेशन करवाता है. ठीक है, मैरो सप्रेशन. तो जाइडोविडीन मैरो सप्रेशन. 50-year-old man presents with hepatomegaly ascites. Which of the following is the most common cause of cirrhosis in the man worldwide? तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस इन मैन वर्ल्ड वाइड इन्हीं दो ऑप्शंस में आप चूज़ करो. दैट इज़ योर अल्कोहल. ठीक है, बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओरोफिकल में हेपेटाइटिस ए इज़ ग्रेटर देन हेपेटाइटिस ई. मोस्ट लीथल इज़ हेपेटाइटिस डी. प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ए होता है. मोस्ट लीथल रिमोट एरिया की बात आ जाए, प्रेगनेंसी हो तो हेपेटाइटिस ई लिखना है. मोस्ट कॉमन वायरस आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपने हेपेटाइटिस बी लिखना है. सेक्सुअल स्प्रेड में आपने हेपेटाइटिस बी लिखना है. और नीडल स्टिक इंजरी में आपने हेपेटाइटिस बी लिखना है. ठीक है, अगर आपसे मोस्ट लीथल आफ्टर ट्रांसप्लांट पूछे तो उसमें सी एम वी लिखना है. अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा उसमें तो मैंने कहा कि हेपेटाइटिस बी आपने लिखना है. अगर आपसे सिरोसिस की बात कहें तो इसमें अल्कोहल इज़ ग्रेटर देन हेपेटाइटिस सी इज़ ग्रेटर देन हेपेटाइटिस बी. ठीक है, तो सिरोसिस में हेपेटाइटिस सी लिखना है. यूजुअली अल्कोहल नहीं दिया होता ऑप्शन में, तो उसमें आपने हेपेटाइटिस सी को चूज़ करना है. बाकी सारी चीज़ों में आपने हेपेटाइटिस बी को पहले पिक करना है. अच्छा, विच एंटीबॉडी इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्सोनाइजिंग बैक्टीरिया फॉर फेगोसाइटोसिस? तो कौन सी एंटीबॉडी ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करती है? दैट इज़ द C3b ऑफ IgG वेराइटी. ठीक है, C3b होता है IgG. यह हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है. कीमोटेक्टिक में C5a है. वेजोडाइलेटर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं D2 E2 F2. फीवर में इंटरल्यूकिन 1 और TNF होता है. सूडोमोनास फीवर की बात आ जाए उसमें TNF लिखना है. पेन में आपने ब्रेडिकाइनिन पहले लिखना है, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन. एंडोटॉक्सिन मीडिएट्स एक्शन बाय इंटरल्यूकिन 1 produced by the action of lipoxygenase on arachidonic acid as a potent chemotactic factor LTB4. complement fixation IgG3 और M करवाता है. ठीक है, इसमें भी फिर सीक्वेंस है 3-1-2-4. पहले IgG3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है. Which substance has the lowest renal clearance? Lowest renal clearance का मतलब ये है कि वो completely absorb होता है. that is your glucose. ठीक है, ग्लूकोज कम्प्लीटली 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसकी मिनिमल क्लियरेंस होती है. इनुलिन फ़िल्टर होता है. PAH पैरा अमाइनो है प्यूरेट आपके साथ फ़िल्टर और सिक्रीट होगा. पेशेंट रिसीव्स अ स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉक. उसको स्टेलेट ब्लॉक मिला है फॉर PTSD. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स दे डेवलप हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, टोसिस एंड यूनिलैटरल फेशियल नमनेस बट नो डिस्फेजिया. तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि इसमें आपके साथ स्प्रेड हुआ है टू द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व एंड सिंपैथेटिक चेंज कॉजिंग हॉर्नर सिंड्रोम. अच्छा, इसमें हॉर्नर सिंड्रोम हुआ है, टोसिस मायोसिस एंड हाइड्रोसिस. तो ये स्प्रेड हुआ है टू द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व. विच क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद बर्किट लिम्फोमा? तो बर्किट लिम्फोमा में आपको 8-14 ट्रांसलोकेशन मिलती है. ठीक है, मेंटल सेल में 11-14 होती है. और मार्जिनल जोन लिम्फोमा 11-18. 14-18 फॉलिकुलर में 15-17 आपको APL या M3 टाइप ऑफ AML में. फिलाडेल्फिया आपको CML में मिलती है. ठीक है, अच्छा, फिर अब पेशेंट और AML में आपको 921 मिलेगा. 922 CML में होता है. अ पेशेंट हैज़ फीवर, weight loss, WBC count 70,000, peripheral smear shows immature myeloblast cells. Which translocation is this? तो पेशेंट है, उसका वाइट ब्लड सेल काउंट 70,000 है, उसमें आपको माइलोब्लास्ट्स नज़र आ रहे हैं. तो ये आपके साथ जो है AML या CML की बात होगी. ठीक है, तो CML में 922 होता है. AML है तो दिस इज़ एक्चुअली AML क्योंकि ओल्ड एज नहीं मेंशन किया उन्होंने. ठीक है, तो दिस इज़ 821.
Which hormone most affects the breast duct and alveoli? तो इसमें मैंने एक निमोनिक बनाया है कि लैप LAP, लोब्यूल्स alveoli का काम है प्रोजेस्ट्रॉन के साथ, देयर वर्क इज़ विद प्रोजेस्ट्रॉन। इसमें प्रोजेस्ट्रॉन में आपने एक और बात भी याद रखनी है कि इसका एक और निमोनिक है MSD, M फॉर मेंटेनिंग endometrial lining, S for secretory phase और D for development of alveoli, lobule and ducts। फिर है patient planned for hip surgery has HB21 otherwise normal, what is recommended? तो अगर HB बहुत ज़्यादा है इस टाइप ऑफ केस में आपने विनिसेक्शन करवानी है, ठीक है। पोलीसाइथीमिया या पेशेंट को पोलीसाइथीमिया, क्यूटेनियस टार्डा या ये टाइप्स वगैरह होते हैं या HB ज़्यादा होती है तो इसमें आपने विनिसेक्शन करनी है। हार्मोनल थेरेपी इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ ट्यूमर? तो हार्मोनल थेरेपी हम यूज़ करते हैं फॉर ब्रेस्ट ट्यूमर, ठीक है। हार्मोनल थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर ब्रेस्ट ट्यूमर। इसमें ब्रेस्ट कैंसर्स आपके साथ रिस्पॉन्ड करते हैं टू हार्मोनल थेरेपी। अ पेशेंट इज अंडरगोइंग स्मॉल बाउल इमेजिंग टू स्टडी वाटर एब्जॉर्प्शन, इन विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब्ड? तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होती है जूजिनम में। मैक्सिमम वाटर लॉस की बात आ जाए तो फिर आपने कोलॉन लिखना है, आपने फिर कोलॉन लिखना है। अच्छा, फिर है jejunum is the main site for water and nutrient absorption। jejunum में आपके साथ आयरन और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है। इलियम में बाइल सॉल्ट्स और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है। फिर है प्री टर्म इन्फेंट प्रेजेंट्स विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सर्फेक्टेंट डिफिशिएंसी लीड्स टू विच चेंज इन द लंग मैकेनिज्म? तो सर्फेक्टेंट नॉर्मली सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है और कंप्लाइंस को आपके साथ इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी तो कंप्लाइंस विल डिक्रीज और सरफेस टेंशन विल इंक्रीज। तो इंक्रीज इलास्टिक रिकॉइल, डिक्रीज कंप्लाइंस, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक बन रहा है। सरफेक्टेंट की डिफिशिएंसी होती है तो अलवलाई कोलैप्स हो जाते हैं, लंग बिकम स्टिफ, हार्डर टू इन्फ्लेट और लो कंप्लाइंस होगी। फिर है पेशेंट प्रेजेंट्स विद फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया बट 46XX karyotype। The underlying problem is genetic enzyme deficiency affecting sexual differentiation. Which enzyme is most likely? ठीक है, फीमेल पेशेंट है, 46XY karyotype है, जेनेटिक एंजाइम डिफिशेंसी है जो आपके साथ सेक्शुअल डिफरेंशिएशन को अफेक्ट कर रही है, दैट इज़ योर 5 अल्फा रिडक्टेज। 5 अल्फा रिडक्टेज क्यों? क्योंकि XY इंडिविजुअल कैन नॉट कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन टू DHT, जिसकी वजह से एम्बिगुअस जेनेटिलिया हो जाता है एट बर्थ, बट आपके साथ नॉर्मल इंटरनल मेल डक्ट होगा, वुल्फियन स्ट्रक्चर्स आपके साथ नॉर्मल होंगे। फिर है पेशेंट विद GERD ड्यू टू हाइपर गैस्ट्रिनीमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिक्रीज गैस्ट्रिन सिक्रीशन? तो गैस्ट्रिन सिक्रीशन मैंने आपको कहा था सोमैटोस्टेटिन का फुल इफेक्ट होता है इनहिबिटरी, ये सब कुछ इनहिबिट करता है, तो ये आपके साथ गैस्ट्रिन को भी इनहिबिट करेगा। ये आपके साथ पैंक्रियास में इंसुलिन ग्लूकागॉन को इनहिबिट करता है, गट में आपके साथ गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिक एसिड, बाइल एसिड और CCK को इनहिबिट करेगा। एंजाइम डिफेक्टिव इन मेपल सिरप यूरिन डिजीज़, तो मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ में आपके साथ ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स की डिफिशिएंसी होती है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो लेट्स गो थ्रू दिस। एंजाइम डिफिशिएंसी जो आपको वॉन गिरकी में मिलेगी दैट इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पॉम्पी में आपको लाइसोसोमल अल्फा 14 ग्लूकोसाइडेज की डिफिशिएंसी मिलती है। कोरी में आपको डिब्रांचिंग एंजाइम अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज। तो पॉम्पी में आपने 14 याद रखना है ग्लूकोसाइडेज, कोरी में आपने अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज को याद रखना है, ठीक है। ये मेन एंजाइम्स हैं इसके। अभी इन्होंने यहाँ पे लिखा है हैज़ ऑल्सो 16 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी, तो इसकी एक्टिविटी भी होती है, लेकिन मेन एंजाइम
जो डेफिशिएंट है दैट इज़ 1,4 ग्लूकोसाइडेज इन पॉम्पी। कोरी में 1,6 ग्लूकोसाइडेज है, इसके साथ 4 अल्फ़ा डी ग्लूकेनो ट्रांसफरेज भी है। अच्छा, फिर एंडरसन डिजीज़ है, पार्ट 1 में कभी आया नहीं है इसके बारे में, लेकिन इसमें आप याद रखो अल्फ़ा 1,4 ग्लूकेन या ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज की डिफिशियंसी होगी। मैकआर्डल के बारे में आता है, इसमें मसल फॉस्फोराइलेज की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। स्केलेटल मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, उन्होंने मसल फॉस्फोराइलेज दिया होता है ऑप्शन में। और हर्ज डिजीज़ में आपके साथ हेपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की डिफिशियंसी होगी। फिर है 6 ईयर ओल्ड बॉय हैज़ रिकरेंट नी स्वेलिंग एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर माइनर ट्रॉमा। तो 6 ईयर ओल्ड बॉय है, छोटा बच्चा है, ही हैज़ रिकरेंट नी स्वेलिंग है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग भी प्रोलॉन्ग है आफ्टर माइनर ट्रॉमा। सो ये आपके साथ फैक्टर 8 डिफिशियंसी सजेस्ट कर रहा है। फैक्टर 8 ऐसे आपने देखना होगा, हेमोफीलिया की तरफ जा रहा है तो इसमें सबसे पहले फैक्टर 8 करवाना होता है। APTT सिर्फ फ्रेज होगा हेमोफीलिया, APTT प्लस BT 1 मिलीब्रांड, APTT प्लस PT आपके साथ विटामिन K में होगा। All three are raised, this is DIC, only BT is raised, then you should suspect ITP. Pregnant woman with hyperthyroidism requires drug therapy. What is the safest in first trimester? तो हाइपरथायरॉयडिज्म फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम PTU देते हैं, सेकंड और थर्ड में हम देते हैं मीथामिजोल। वी गिव मीथामिजोल इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। फिर है पेशेंट प्रेजेंट्स विद डिफ़िकल्टी नेमिंग ऑब्जेक्ट बट कॉम्प्रिहेंशन इज़ इंटैक्ट। तो लीजन आपके साथ कहाँ पे होगा, उसको डिफ़िकल्टी नेमिंग ऑब्जेक्ट है एंड कॉम्प्रिहेंशन इज़ इंटैक्ट, दिस इज़ एनोमिक एफीजिया एंगुलर गायरस। ब्रोका में आपके साथ मोटर एफीजिया होता है, नॉन फ्लुएंट होता है बंदा, बात नहीं कर सकता, 44-45 एरिया विल बी इन्वॉल्व्ड। वर्निकी में आपके साथ सेंसरी एफीजिया होती है, एरिया 22 सुपीरियर टेम्पोरल गायरस इज इन्वॉल्व्ड। ग्लोबल एफीजिया में यू हैव बोथ वर्निकी एंड ब्रोकाज एफीजिया प्लस आर्कुएट फेसिकुलस। और एनोमिक में यू हैव माइल्ड फ्लूइड एफीजिया प्लस फेलियर ऑफ वर्ड रिट्रीवल, तो दैट इज़ एनोमिक एफीजिया, ठीक है, दैट इज़ योर एनोमिक एफीजिया। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं अ पेशेंट हैज़ एन इन्फार्क्ट इन द एंगुलर गायरस स्पेरिंग वर्निकी एरिया। तो फिर आपके साथ इन्फार्क्ट आया है एंगुलर गायरस में, ठीक है, एंगुलर गायरस में इन्फार्क्ट आया तो इसमें कौन से टाइप की एफीजिया एक्सपेक्टेड है, दैट इज़ योर एनोमिक एफीजिया। फिर है 65 ईयर ओल्ड मैन सफ़र्स एथीरोस्क्लेरोटिक इन्फार्क्ट affecting Wernicke's areas in the dominant hemisphere. Which type of language deficit is most likely? तो इसमें आपके साथ हुआ है receptive aphasia. Which cells in the lung secrete pulmonary surfactant? तो type 2 pneumocyte जो है pulmonary surfactants produce करते हैं। Post RTA gurgling चेस्ट है उसको, विज़रल हर्निएशन होगी तो कौन सी एनाटॉमिकल ओपनिंग इज़ इन्वॉल्व, दैट इज़ योर लंबोकोस्टल ट्रायंगल। तो लंबोकोस्टल ट्रायंगल के बारे में आप याद रखो कि ग्लर्गलिंग चेस्ट होगा, विज़रल हर्निएशन होगी लंबोकोस्टल ट्रायंगल में, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड, इट इज़ पोस्टीरियर लैटरल डिफेक्ट थ्रू द एब्डोमिनल विसरा और विसरा में हर्निएट इनटू द थोरैसिक कैविटी। अच्छा, फिर है विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द सार्टोली सेल टू इनहिबिट FSH। तो इनहिबिन आपके साथ इनहिबिट करता है FSH को। फिर है पेशेंट सस्टेन अ फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, विच मसल इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में आपके साथ डेल्टॉइड विल बी इंजर्ड क्योंकि वहाँ पे एक्सिलरी नर्व इज इंजर्ड, तो एक्सिलरी सप्लाइज द डेल्टॉइड। सर्जिकल नेक में आपके साथ एक्सिलरी की इंजरी होती है जिसमें यू गेट डेल्टॉइड पैरालिसिस। अच्छा, विच बॉडी फ्लूइड हैज़ हाईएस्ट pH, तो पेंक्रियाटिक जूस में हाईएस्ट pH होगा। 28 year old patient with bipolar disorder refuses antipsychotics
According to recent guideline, which of the following is most appropriate to treat depressive एपिसोड? तो डिप्रेसिव एपिसोड को आपने ट्रीट करना होता है फ्लॉक्सिटीन प्लस ओलेंजापिन के साथ, ठीक है। फ्लॉक्सिटीन आपने इसमें मोनोथेरेपी नहीं देनी, क्योंकि मोनोथेरेपी कैन ट्रिगर मेनिया, और बाइपोलर में आपने कम्बिनेशन देना है ऑफ मूड स्टेबलाइजर्स। मेटाप्लेजिया ऑफ स्क्वेमस टू कोलमनर एपिथेलियम इन द एसोफेगस कैन लीड टू, तो मेटाप्लेजिया ऑफ स्क्वेमस टू कोलमनर एपिथेलियम कैन लीड टू एडेनोकार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस। फिर है पेशेंट डेवलप यूनिलेटरल वीकनेस आफ्टर इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग एडक्टर कैनाल, विच नर्व सेंसेशन इज लाइकली स्पेयर्ड? तो इसमें आपके साथ सेफिनस नर्व क्यों स्पेयर्ड होगा? क्योंकि सेफिनस नर्व, फीमोरल आर्टरी, वेन, ये सारी चीज़ें आपके साथ जो है इसमें एक्चुअल आपके साथ ये सारे के सारे कंटेंट्स हैं एडक्टर कैनाल के, और सेफिनस वेन होता है आपके साथ। अच्छा, यहाँ पे सेफिनस नर्व इन्होंने पूछा है कि एडक्टर कैनाल का कंटेंट कौन सा है, विच नर्व सेंसेशन इज लाइकली स्पेयर्ड? तो दैट इज स्पेयर्ड यूनिलेटरल लेग स्वेलिंग है आफ्टर इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग द एडक्टर कैनाल। अच्छा, ये नर्व स्पेयर्ड जो होगी दैट इज योर सेफिनस नर्व इन द अपर पार्ट द नर्व टू वास्टस मीडियलिस। वैसे इस एमसीक्यू में थोड़ा सा एरर मुझे लग रहा है, ये स्पेयर्ड नहीं होगा, ये तो एडक्टर कैनाल का कंटेंट है। चलो, वी विल डिस्कस दिस सम अदर टाइम। 25-year-old tourist develops acute watery diarrhea। वाटरी डायरिया में आपने डाइफेनॉक्सिलेट इज ग्रेटर देन नॉरफ्लॉक्सिसिन, ठीक है। अ पेशेंट डायग्नोज्ड विद MRSA, उसको हमने वेनकोमाइसिन और लिनोजोलिड जो है ये इसके फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट में। अभी ये आपके साथ अवेलेबल नहीं है, तो आपने फ्यूसिडिक एसिड देना है, ठीक है। An old male of 80 years presents to a hospital with fever, confusion, neck stiffness and vomiting. Kerning and Brudzinski sign are positive lumbar puncture पे आपको acute bacterial meningitis नज़र आ रहा है। तो 8 ईयर ओल्ड में ये MCQ हमने पिछले पेपर में पढ़ा है कि आपने लिस्टीरिया को कंसिडर करना है, ठीक है। यू हैव टू कंसिडर लिस्टीरिया। अच्छा, मोर देन 55 ईयर ऑफ एज होगा तो यू हैव टू कंसिडर लिस्टीरिया विच इज़ अ पोटेंट एंड गिव्स एम्पिरिकल